Hello and welcome. So today we are going to start बलबन्स थ्योरी ऑफ किंगशिप। इससे पहले हमने बर्बन के अर्ली एक्सेशन प्रॉब्लम्स ये सारी चीज़ें देखी और हमने देखा कि उन्होंने कैसे कंसोलिडेट किया एम्पायर को। सो बलबन्स थ्योरी ऑफ किंगशिप। Ghiyasuddin Balban was a despotic ruler, established an absolute monarchy by suppressing all opposition to the crown. He traced his descent from the mythical Turkish hero Afrasiab and attempted to create a halo of superiority round the monarchy. He claimed divine sanction for the office of Sultan and fully exploited the religious sentiments of his people to strengthen his hold over the state. The Caliph of Baghdad was no more, but Balban continued to inscribe his name on the coins so that his co-religionists might extend their unqualified obedience to him as the right-hand man of Caliph. तो बलबन की थ्योरी ऑफ किंगशिप क्या थी? बलबन जो है वो खुद को क्या कर रहा था, वो उसने एब्सोल्यूट मोनार्की इस्टेब्लिश की। जो भी उसके खिलाफ थे उनको उसने ख़त्म कर दिया और उसने खुद को जो है एक मिथिकल टर्किश हीरो थे जिनका नाम अफरासियाब था। उन्होंने कहा कि मैं तो उसी का डिसेंडेंट हूँ, उसी के परिवार से हूँ। मतलब ये कह करके उसने जो है अपने रूल को लेजिटिमेसी दी कि टर्किश हीरो था कोई अफरासियाब और मैं उसके ख़ानदान को बिलोंग करता हूँ। और फिर उसके बाद जो है उसने जो है एक सुपीरियॉरिटी बनाई, खुद को दिखाया कि वो मोनार्की के लायक है, वो एक मोनार्क बनने के लायक है। उसने जो है लोगों के रिलीजियस जो भाव होते हैं, धार्मिक भाव, उसका पूरा यूज़ किया अपने पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बगदाद के खलीफा अब तक मर चुके थे, लेकिन बलबन ने फिर भी अपने सिक्कों पर उनका नाम लगवाया। कारण सिर्फ यही था कि बलबन चाहते थे कि जो उनके धर्म के लोग हैं वो उनके तरफ ओबीडियंट रहे, क्योंकि बलबन जो है वो खलीफा के आदमी है। बलबन्स थ्योरी ऑफ किंगशिप was akin to that of the divine rights of king as professed by Tudor and Stuart monarchs of England. Balban gave currency to the epithet Chil-e-Ilahi, viz. The shadow of God, for himself. It was inscribed on the coins as vice regent of God on earth. Balban intended to make it known that he was above law as well as Turkish ruling elite who had brought the Sultanate into existence. He ruled by divine sanction and was not answerable to any worldly authority for the discharge of his powers and functions as sovereign. He thus attempted to raise the status and prestige of the crown by claiming divine powers for it. Obviously, this was a subtle religious device to sanctify the exercise of despotic authority. बलबन जो हैं उन्होंने डिवाइन राइट्स, जैसा कि इंग्लैंड में ट्यूडर और स्टुअर्ट डायनेस्टी के जो मोनार्क हुआ करते थे वो फॉलो करते थे, वैसा ही बलबन ने भी किया। बलबन ने जो है डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप को या डिवाइन राइट्स ऑफ किंग को जो है वो सही ठहराया और खुद यूज़ भी किया। अपने सिक्कों में बलबन खुद को जिले इलाही लिखवाते थे। जिले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की परछाई या अल्लाह की परछाई, और खुद को जो है वो कहते थे कि वो भगवान के जो है आदमी हैं और उनको धरती पर भेजा गया है। वो क्या है, वो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव हैं। बलबन जो हैं वो ऐसा कह करके ये दिखाना चाहते थे कि वो किसी भी लॉ से या किसी भी टर्किश रूलिंग एलाइट से ऊपर थे और वो जो भी काम करते हैं इसके लिए उन्हें किसी दुनियावी लोगों को या दुनियावी अथॉरिटी को बताना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो है क्योंकि वो ईश्वर की या फिर गॉड के परछाई हैं तो वो बस उन्हें ही बताएंगे। और ये एक बहुत ही पुरानी तरकीब है जो बस बलबन ने नहीं, बहुत सारे राजा ने अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए जो है खुद को भगवान का जो है अवतार या खुद को भगवान का जो है भगवान की परछाई या गॉड का बताया हुआ है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि इंग्लैंड के ट्यूडर और स्टुअर्ट मोनार्क्स जो हैं वो ये यूज़ किया करते थे।
Burney gives a detailed treatment to the theory of kingship as propounded by Balban himself. No other Sultan of Delhi ever laid stress on it in dialogue and court proceeding like Balban, not even Alauddin Khalji in the later period, who happened to be the most despotic and powerful monarch of the Sultanate. The funniest part of it was Balban never felt tired of delivering sermons on this issue to those Samshi nobles with whom he had once shared the power of the state as a slave officer of Iltutmish. By propagating such theories, Balban intended to exact reverence and loyalty from common man, albeit he made himself a subject of ridicule among his ex-colleagues, who read in his Reuters a blunt warning that they must not consider themselves kingmakers any longer, and that they would be dealt with severely if they poked their nose in the affairs of the Sultan. तो बर्नी कहते हैं कि बलबन जो है उन्होंने खुद को इतना डिवाइन दिखाया, बार बार हर बात पे वो कहा करते थे कि वो तो डिवाइन है, उनको तो डिवाइन राइट्स मिली हुई है किंगशिप की, वो तो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं। बलबन ने इतनी बार ये कहा कि जो बाद में दिल्ली सल्तनत में सबसे पावरफुल रूलर अगर कोई आया तो वो अलाउद्दीन खिलजी था, और उसने भी इतनी बार नहीं कहा जितनी बार बलबन ने कहा। और बलबन ये कहते थकते नहीं थे। मज़े की बात ये है, हैरानी की बात है कि बलबन ये चीज़ें उन्हें भी बताते थे जिनके साथ वो कभी स्लेव रहे हुए थे। इल्तुतमिश के जो स्लेव ऑफिसर्स हुआ करते थे शमशी नोबेल्स में, उसमें बलबन भी एक थे, और बलबन उन लोगों को भी बताते थे मैं तो डिवाइन हूँ, और अगर वो लोग इस मैटर में इंटरफेयर करते थे तो उनको कहा जाता था कि उनके साथ सीवियरली डील किया जाएगा, उनको स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट्स मिलेंगी अगर वो जो है सुल्तान के मैटर में जो है अपना टांग अड़ाते हैं। In order to establish his claim of divine origin of sovereign, Balban effected a radical change in his dress, social behavior and manners. He gave up drinking, cut off the jovial company of his courtiers, banned public drinking by the nobility, and acquired aloofness from the people. He assumed a serious and reserved posture towards all, put on magnificent royal costumes, and was always accompanied by imperial paraphernalia. Balban always maintained the external dignity, bore frowned looks, and displayed an awe-inspiring personality. तो लिखा जाता है, तो बताया गया कि बर्बन ने जो है खुद को डिवाइन दिखाने के लिए अपने बिहेवियर में बहुत चेंजेस लाए। उन्होंने अपना पहनावा, लोगों के साथ उठना बैठना और अपने मैनर्स को बदला। उन्होंने पीना छोड़ दिया, जिनके साथ हंसी मजाक करते थे उन लोगों को छोड़ दिया, एक सीरियस बिहेवियर रखने लगे हर किसी के तरफ, और बड़े बड़े मैग्निफिशिएंट रॉयल कॉस्ट्यूम्स पहना करते थे, और हमेशा उनके चारों तरफ लोग घिरे रहते थे जो उनको मतलब एम्परर कंसिडर करें। बलबन जो है वो एक्सटर्नल डिग्निटी मेंटेन करते थे, बाहरी तरीके से वो डिग्निफाइड दिखाते थे खुद को, खुद की इज्जत को दिखाते थे, हमेशा गुस्से वाले लुक में रहते थे, और एक मतलब और इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी रखा था कि लोग जो हैं वो आश्चर्यचकित रह जाए। बर्नी लिखते हैं कि बलबन जब थ्रोन पर आए तो डोमेस्टिक सर्वेंट्स भी जो हैं उन्होंने बलबन को कभी भी रॉयल अपैरल के बिना देखा ही नहीं, सॉक्स एंड द हेड गियर। तो उन्होंने डोमेस्टिक सर्वेंट जो घर पर भी काम करे उन्होंने भी कभी नहीं देखा कि बलबन जो है वो रॉयल ड्रेस या सॉक्स या फिर हेड गियर के बिना है। He was typical Oriental despot who displayed the autocratic power and the grandeur and prosperity of his realm through his court. He organized a grand darbar on the Persian model, which became famous throughout Central Asia for its pomp and magnificence. All that the imagination could conceive of royal splendor was embodied in it. His courtiers put on prescribed costumes made of fine silken, woolen, and cotton garments studded with jewels, diamond and gold ornaments. तो क्या कहा, बलबन जो है वो एकदम टिपिकल राजा के तरह वो बिहेव करते थे। खुद को डिवाइन दिखाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया,
वो अपने दरबार को उन्होंने बड़े अच्छे से सजा के रखा था। इतना सजाया था उन्होंने अपने दरबार को कि पूरे के पूरे मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में उनका दरबार अपनी सज्जो सजावट के लिए फेमस था। मैग्निफिकेंस, अपनी मैग्निफिकेंस के लिए फेमस था। और उनके कोटियर्स जो हैं वो जो हैं वो प्रेस्क्राइब्ड कॉस्ट्यूम्स जो हैं, जो कि सिल्क के, वुलन या कॉटन गारमेंट्स के बनते थे, उसमें उसको सजाया जाता था डायमंड गोल्ड ऑर्नामेंट से। और बलबन सैट ऑन अ ह्यूज थ्रोन बेडेक्ड with rich drapery and precious diamonds which dazzled the eyes of onlookers। और बलबन जो है वो बड़े से थ्रोन पर बैठा करते थे, पूरे सजे हुए, अच्छे कपड़े पहने हुए, सिल्कन कपड़े पहने हुए, उसमें वो कपड़े जो हैं वो हीरे और सोने से सजे हुए हैं। तो जो भी सुल्तान को देखता था वो जो है वो भौचक्का रह जाता था। सुल्तान के पीछे जो है उनके गार्ड्स खड़े रहते थे, जो टॉल और मस्कुलर टर्किश स्लेव्स हुआ करते थे। और गार्ड्स भी जो है वो रिच अटायर में रहते थे, हेविली आर्म्ड। उनके पास जो है तलवार रहते थे, तलवार बाहर से थोड़ा दिखता रहता था। सिजदा और प्रोस्ट्रेशन एंड पाइबोस और किसिंग ऑफ द फीट ऑफ द सुल्तान वेर द नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन इन द कोर्ट विच left the nobility and visitors utterly humbled, terror-stricken and dumbfounded। और बलबन ने ये रूल बना दिया कि जब आप एम्परर से मिल रहे हैं तो आपको सिजदा और पाइबोस करना है। सिजदा यानी कि झुक के एम्परर को सलाम करना है, मतलब बलबन को सलाम करना है। और पाइबोस यानी कि बलबन के फीट को, बलबन के पाँव को चूमना है। और इस वजह से लोग जो है वो बहुत डरे रहते थे और हमेशा हम्बल रहते थे बलबन के आगे। Stern discipline was enforced in the darbar. The courtiers and foreign dignitaries occupied their seat in a specific manner. All but 2 representatives of the caliph had to keep standing throughout the court proceedings। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि बहुत डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता था कोर्ट के अंदर। कोर्टियर्स और फॉरेन डिग्नेटरीज जो हैं उनको सीट जो है पहले से तय होता था और वो उसी पर बैठते थे। आई एम सो सॉरी। और फिर उसके बाद जो है सभी को खड़ा रहना होता था। बस जो खलीफा के 2 रिप्रेजेंटेटिव होते थे, बस उन्हीं को अलाउड था कि वो बैठ सकते थे। None was permitted to speak without the permission of Sultan. He himself spoke but very little, and that only to highest dignitaries. He never laughed nor allowed any courtier to smile in his presence. None dared to interrupt the Sultan or defy his orders। क्या कहा गया कि किसी को बैठने नहीं दिया जाता था, बट खलीफा के बस 2 रिप्रेजेंटेटिव बैठ सकते थे। कोई भी बलबन के मर्ज़ी के बिना नहीं बोल सकता था। बलबन खुद बहुत कम बोलते थे कोर्ट में, और वो भी बस अपने जो हाईएस्ट ऑफिसर्स होते थे उनको कहा करते थे। बलबन कभी हंसते नहीं थे कोर्ट में, और उनके प्रेजेंस में, बलबन के प्रेजेंस में कोई और स्माइल भी नहीं कर सकता था या फिर इंटरप्ट नहीं कर सकता था उनके ऑर्डर्स को, या फिर उनके ऑर्डर्स को डिफाई नहीं कर सकता था। बलबन डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन हाई बॉर्न एंड लो बॉर्न पीपल, द फॉर्मर एंड फर्दर given unequal treatment of racial consideration. He never gave high post to the non-Turks or men of doubtful antecedents. Noble pedigree became a fad with him. Kamal Mahia, a capable military officer and administrator, was not appointed Iqtidar of Amroha just because he turned out to be a son of a Hindu convert. Even those high officials who had recommended his names for the appointment were reprimanded and punished. As a matter of fact, Balban suffered from an inferiority complex which tempted him to assume a haughty and aggressive demeanor against the commoners. His prejudicial conduct towards the ruling elite was in no way conducive to the well-being of the Delhi Sultanate and its grandees. तो बलबन जो है वो हाई बॉर्न और लो बॉर्न, मतलब जो ऊंचे लोग और नीचे लोग के बीच में क्या करते थे, बहुत ही बुरा अंतर करते थे। वो जो है बस टर्किश लोगों को ही हाई पोस्ट दिया करते थे, जिनका भी एंटीसीडेंट डाउटफुल होता था कि इनके पूर्वज कौन है नहीं है, तो उनको नहीं मिलता था।
एक बहुत ही केपेबल मिलिट्री ऑफिसर हुआ करते थे कमल महिया। कमल महिया को जो है बलबन ने अमरोहा की इक्तेदारी नहीं दी, बस इसी बुनियाद पर, क्योंकि कमल महिया जो है एक हिंदू के बेटे हुआ करते थे, जो बाद में कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम में, उनके बेटे हुआ करते थे। और कमल महिया की सिफारिश जिन लोगों ने की थी, बलबन ने उनको भी पनिश कर दिया। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बलबन ऐसा कर क्यों रहे थे। बलबन बेसिकली एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से सफ़र करते थे। उनको लगता था कि वो इतने हाई नहीं हैं, उनकी एंटीसीडेंट्स इतनी हाई नहीं है, तभी तो एक मिथोलॉजिकल हीरो को जो है ये अपना पूर्वज बताते थे, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं हाई रेस को बिलोंग करता हूँ। कॉमनर के साथ ख़राब बिहेवियर भी इन्होंने इसलिए रखा क्या, ताकि ये दिखा पाए कि ये कॉमनर नहीं है। ये लोगों को बिलीव करवाना चाहते थे कि ये एक एलीट है, तो जो ये थे नहीं। Balban conducted himself as a deeply religious man. He offered daily prayers and observed the other Islamic rituals with regularity. He paid respect to the ulema and the saint and held discussions with them on Shariat and religious philosophy. He was eager to make himself popular as the just monarch among his subjects because the administration of even-handed justice was known to be a divine quality. He, however, threw all the norms of justice, humanitarianism, or moral consideration to the winds while dealing with his opponents, and committed inhuman barbarities on the innocent subject under pretext of restoring law and order. तो बलबन जो है वो दिखाते थे कि वो डीपली रिलीजियस हैं, वो उलेमा के साथ ना डिस्कशन करते थे शरीयत पर कि क्या है ये मैटर, क्या नहीं है। और फिर वो जो है वो ये सब वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो बेचैन थे कि लोगों में फैल जाए कि बलबन तो बहुत ही न्यायप्रिय राजा है या न्यायप्रिय सुल्तान है, क्योंकि न्यायप्रिय होना एक डिवाइन क्वालिटी थी और बलबन जो है वो खुद को डिवाइन, दैवीय दिखाना चाहते थे, जो कि वो थे नहीं। और जब भी वो किसी भी ओपोनेंट से लड़ते थे तो बहुत ही दैवीय से तो बहुत ही दूर की बिहेवियर होती थी उनकी, बहुत ही बारबरस कह लो कि बहुत ही जंगली बिहेवियर हुआ करता था। और वो कहते थे कि न्याय को वापस से लाने के लिए या फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो है वो ऐसा कर रहे हैं, जो कि डिवाइन से कोसों दूर हुआ करता था उनका बिहेवियर। अब क्या है, अभी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो बलबन करते हैं, लिक्विडेशन ऑफ द 40। अ नंबर ऑफ शमशी नोबेल्स belonging to the 40 held high offices as ministers, military generals, and provincial governors. When Balban became the Sultan individually, there was no match for Balban, nor did they challenge his claim to the throne. Having been one of them, Balban, however, knew fully well that they were highly ambitious, resourceful, and cunning politicians. They had collectively been responsible for downgrading the office of the Sultan by usurping the royal powers and prerogatives. Balban apprehended that given the opportunity they would not hesitate in establishing their dominance over him. Balban was, however, keen to establish an absolute monarchy, and the Samshi nobles were the greatest stumbling block in the realization of this objective. He therefore made up his mind to blunt their striking power. His desire was to remove the ladder by which he had once risen to exalted office of Sultan. Balban adopted a slow but steady policy to undermine the political status and reduce the military powers of these nobles. Most of them were sent out of the capital on dangerous and risky missions. Military generals were usually kept on the move. A number of Samshi nobles were posted as iqtidars in northwestern region with apparent object of checkmating the Mongol menace. Their concentration in a strategic region produced interesting result. Mongols posed a constant danger to their security and called for concentrated efforts to deal with them. The Samshi nobles failed to coordinate their military effort, found fault with each other on lapses in the defense arrangement, and exhibited feelings of mutual jealousy. Those who suffered defeats at the hands of Mongol were dismissed, disgraced, and executed by Balban. तो बलबन को पता था, बलबन जो है वो दल चालीसा के ही हिस्से थे और उनको पता था कि दल चालीसा के लोग भले ही उस वक्त जब वो सुल्तान बने तो उनको अपोज़ नहीं किया, बट वो उनको अपोज़ करेंगे क्योंकि उनसे आने वाले पहले सभी सुल्तान को दल चालीसा ने ही हटाया है। तो बलबन जो है जिस चीज़
की मदद से वो वहाँ तक पहुँचे। जो दल चालीसा जो है वो उसने एक सीढ़ी की तरह काम किया बलबन को स्लेव ऑफिसर से सुल्तान बनाने में। बलबन ने सोचा अब इस सीढ़ी को ही जला देना है ताकि कोई और उनके पावर को क्वेश्चन ना करे। बलबन ने एक स्लो धीमी चाल चली, बट एक स्टीडी पॉलिसी चली, बट लगातार चली। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पॉलिटिकल स्टेटस को जो है और मिलिट्री पावर्स को दल चालीसा के लोगों के कम करना शुरू किया। और दल चालीसा के जो मेंबर्स थे उसमें से अधिकतर मेंबर्स को बलबन ने क्या किया कि उनको जो है रिस्की जगहों पर भेज दिया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में भेज दिया जहाँ मंगोल जो है लगातार आक्रमण किया करते थे। और इसमें से बहुत कोई जो है वो मंगोल से लड़ते लड़ते भी मारे गए, और जो बच भी गए तो उनको क्या हुआ कि क्योंकि वो मंगोल से नहीं बचा पाए नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को, तो बलबन ने जो है उनको बेइज्जत करके उनको क्या कर दिया, इस बात पर कि आप तो मंगोल को नहीं हरा पाए, उनको जो है एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया। Balban ordered frequent transfer of provincial governors so that they might not develop vested interest at any particular place. He was a racialist who gave preference to the Turks over all other communities of the Muslims. He promoted many junior Turkish officers to higher posts and put them at par with the 40, who were also Turks, but with special characteristic that all of them had once been the slaves of Iltutmish. Gradually, an entirely new class of Turkish noble came into existence, which transplanted the Samshi nobles. Balban adopted a dominating and rather stern attitude towards each of the Samshi noble. He took them to task for the minor lapses in the discharge of their official duties and inflicted deterrent punishment on the defaulters. A report was received by him that Malik Bakbak, the governor of Badaun, had beaten a servant to death. The Malik was flogged publicly and demoted and disgraced. Haibat Khan, the governor of Oudh, while under the influence of drink, put a man to death. He was whipped publicly, receiving 500 stripes on his bare body, which left him in a pool of blood. He was then handed over to the widow of the deceased, who was authorized to stab him to death. The kinsmen of Haibat Khan secured his release from the woman by paying a compensation of 20,000 iqtas, but the noble died of his wounds soon after. तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि बलबन ने जो है धीरे धीरे दल चालीसा के लोगों को हटा करके वो बहुत रेशियल थे एटीट्यूड से, तो उन्होंने टर्किश लोगों को ऊपर उठाया और समसी नोबल्स को हटाने की कोशिश की, क्योंकि समसी नोबल्स जो है वो सब के सब जो है इल्तुतमिश के जो है सर्वेंट्स हुआ करते थे या स्लेव्स हुआ करते थे, और बलबन भी उनसे एक थे। तो बलबन को वो नहीं सही लग रहा था कि उनका रहना पावर में, बलबन अब उन्हें पावर से हटाना चाहते थे। तो बलबन ने धीरे धीरे अपना एक अलग नोबेलिटी तैयार कर लिया और समसी नोबेल के साथ बड़ा ख़राब बिहेवियर किया। छोटी मोटी भी इनकन्वीनियंस, छोटी मोटी गलतियों के लिए उनको जो है वो हटा दिया करते थे, और धीरे धीरे जो है समशी नोबेल्स के जगह पर बस टर्किश नोबेल्स रह गए। बलबन ने जो है क्या किया, यहाँ पर कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मलिक बकबक, ये एक समशी नोबेल हुआ करते थे, ये बदाऊं के गवर्नर थे। इन्होंने जो है मलिक बकबक ने अपने किसी नौकर को जो है मार दिया था, तो बलबन ने जो है क्या किया कि मलिक को जो है पब्लिकली जो है डिस्ग्रेस किया और डिमोट कर दिया, उनको उनके पोजीशन से हटा दिया। हैबत खान जो कि औध के गवर्नर थे, आई एम सो सॉरी, तो इन्होंने जो है जब ये नशे में थे तो इन्होंने क्या किया, एक आदमी को मार दिया। तो हैबत खान को 500 कोड़े मारे गए खाली बदन पर, और फिर उसके बाद जो है वो पूरा खून जो है उनका बह रहा था। और ऐसे में हैबत खान को जो है, हैबत खान ने जिसको मारा था नशे की हालत में, जिसको मारा था उसी की जो है विडो को हैबत खान को सौंप दिया गया, और उसकी विडो को कहा गया, विडो यानी कि विधवा, तो उनको कहा गया कि आप जो है आप उनको चाकू भोंक सकती हैं। फिर हैबत खान के जो परिवार वाले हैं उन्होंने 20,000 टंका दे करके उनकी विडो से, उस नौकर के विडो से जो है हैबत खान को बचाया। शेर खान शंकर, द कज़न ऑफ बलबन, had been one of his trusted friend and close allies since the beginning of his career as slave officers of Iltutmish. A capable minister general, Sunkar stood as a bulwark against the Mongol marauders
on the northwestern frontier. He, however, incurred the displeasure of Balban because he failed to turn up in Delhi and pay personal salutations to him at the time of his coronation. Balban began to distrust him and ultimately got him poisoned to death in 1270. और बलबन के जो चचेरे भाई थे शेर खान शंकर, ये शुरू से ही बलबन के करियर के शुरुआत से ही उनके साथ रहे और मंगोल के प्रॉब्लम से जो है वो डिफेंड कर रहे थे, अच्छा खासा उन्होंने बचाया। लेकिन बलबन जो है, जब बलबन का कोरोनेशन हो रहा था, राज्याभिषेक हो रहा था, तो शेर खान जो है वो नहीं आ पाए और उन्होंने बलबन को सैल्यूटेशन नहीं दिया। बस बलबन इस छोटी सी बात से शेर खान से नाराज़ हो गए और उनको डिस्ट्रस्ट करने लगे और फाइनली 1270 में बलबन ने शेर खान को जो है जहर मिला करके मरवा दिया, शेर खान को जहर दे करके मरवा दिया। बलबन सेट अप अ नेटवर्क ऑफ न्यूज़ writers and spies throughout his dominance. They received fat salaries and acted under the direction control of the Sultan, quite independent of the provincial governors and military generals. They dispatched prompt reports to the Sultan about all important developments in their areas of posting and kept a strict watch over the activities of all the high-ups, including the ministers and princes and other members of the royal household. The spies and news writers were severely punished if they failed to submit correct and prompt reports to the Sultan about the wrongful activities of the nobility. The news writers of Badaun who had failed to report against Malik Bakbak was hanged on the city gate of Badaun. The efficient spy system of Balban struck terror in the heart of the government employees, strengthened the hold of the central government over them, and helped the Sultan in the establishment of an absolute monarchy. सो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बलबन जो है उन्होंने जासूसों को अपॉइंट किया हुआ था, जो कि जिनको अच्छा खासा सैलरी मिलता था, जो भी सुल्तान के अगेंस्ट हैं, जो नोबेलिटी हैं, जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो अगर सुल्तान के अगेंस्ट जाते हैं तो उनके बारे में बताने के लिए। पर अगर यही जासूस सही समय पर खबर नहीं दे पाते थे तो उनको जो है बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर पनिश किया जाता था। जैसे बदाऊं का जो स्पाई था, बदाऊं का जो जासूस था, वो उसने जो है मलिक बकबक के बारे में वो नहीं बता पाया था, तो उनको जो है बदाऊं के सिटी गेट पर जो है लटका दिया गया था और मार दिया गया था। और ऐसे करके बलबन ने धीरे धीरे जो है सप्रेस कर दिया अपने सारे के सारे जो भी लोग बलबन के अगेंस्ट थे उन सबको बलबन ने जो है सप्रेस कर दिया ऐसे धीरे धीरे। अब बंगाल में रिवोल्ट। Year 1279 was a critical year for Balban. He was confined to bed with illness and there seemed to be no hope of his survival. About this time, the Mongols launched a massive attack on NWFP. The royal army led by Prince Muhammad was locked up in a deadly conflict with them. At this critical juncture, Tughril Khan, the governor of Bengal, declared independence. Incidentally, he had been one of the most trusted slave of Balban himself. The Sultan ordered Amin Khan, the governor of Oudh, to bring him to his knees. He was defeated and repulsed by Tughril. Balban called the defeated general to Delhi and executed him. The second royal army, led by Tirmati Khan, also suffered defeat at the hands of Tughril. Tirmati was beheaded at the Sultan's order. It alerted the military general who hastened to offer their services to suppress the revolt. Balban was not the man to bear the defeats lying down. In spite of his failing health, he himself commanded the third army of invasion. More than 2 lakh of additional troops were supplied by the Iqtidars of the Gangetic Valley, and thousands of boats plied the Ganges to facilitate the movement of soldiers and supplies. On hearing the Sultan's approach, Tughril Khan lost his heart and fled the capital, which was occupied by royal armies without a fight. Tughril took shelter in the jungles of Jajnagar or Odisha, but was discovered and killed. His head was presented to the Sultan. Balban gave vent to his barbaric emotions by wreaking vengeance on all the friends, supporters and relatives of Tughril. बुगरा खान, द सेकेंड सन ऑफ। अच्छा, पहले हम लोग ये तुगरील खान का एपिसोड देख लेते हैं।
तो जब बलबन जो है 1279 में जब बलबन जो है उनका हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गया था और लग रहा था कि अब वो जीवित नहीं बचेंगे, इसी समय जो है मंगोल ने जो है नॉर्थ वेस्टर्न पर अटैक कर दिया। इस चीज़ को लड़ने के लिए बलबन ने जो है अपने बेटे प्रिंस मोहम्मद को भेजा, जो मंगोल्स के साथ एक डेडली लड़ाई लड़ रहे थे। इसी वक्त बंगाल के जो गवर्नर थे और बलबन के एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड स्लेव थे तुगरील खान, इनको लगा कि मौका अच्छा है, बलबन बीमार हैं और बाकी मोहम्मद जो हैं, प्रिंस मोहम्मद जो हैं वो तो मंगोल्स से भिड़े हुए हैं, तो मैं खुद को इंडिपेंडेंट कह देता हूँ। तो उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया। तो बलबन को जब पता चला तो बलबन ने जो है बलबन ने क्या किया, बलबन ने जो है अमीर खान जो कि औध के गवर्नर थे उनको भेजा, लेकिन तुगरील ने अमीर खान को हरा दिया, जिस वजह से फिर बलबन ने जो है वो आमिर खान को मरवा दिया। उसके बाद जो है दूसरी आर्मी भेजी बलबन ने तुगरील खान के ख़िलाफ़, जो तिरमती खान लेकर के गए, और इस बार तिरमती खान भी हार गए। तिरमती खान को भी जो है उनका सर कलम करवा दिया गया। तीसरी बार बलबन अब जो है ना मंत्री भी डर रहे थे कि कहीं हम अगर एक्सेप्ट कर लें तो हमें ना मरवा दें, तो ये लोग जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो बलबन जो है वो चुप बैठने वालों में से तो था नहीं, तो हेल्थ ख़राब होने के बावजूद जो है बलबन जो है वो तीसरे इन्वेजन पर निकल जाता है और 2 लाख एडिशनल ट्रूपर्स के साथ जो है वो गैंगेटिक वैली में जाता है और थाउजेंड्स ऑफ बोट के साथ जो है वो वहाँ पर पहुँचता है सोल्जर्स और सप्लाईज़ के साथ। तो तुगरील खान को जब पता चलता है इतने सारे लोग आते हैं, वो तो डर से ही क्या होता है वो भाग जाता है और उड़ीसा, जजनगर जो है वो उड़ीसा है, तो वहाँ के जंगलों में जाके छुप जाता है और वो भाग जाता है और जो है बलबन जो है वहाँ बिना लड़े जो है बलबन जीत जाते हैं। फिर उनको ढूंढा जाता है तुगरील खान को, और तुगरील खान को ढूंढ के मारा जाता है और उनके सर को उनकी जो सर है उसको जो है वो बलबन को सौंपा जाता है। बलबन का गुस्सा अब तक शांत नहीं होता है और बलबन जो है वो तुगरील खान के दोस्त, उनके सपोर्टर्स, उनके जो परिवार वाले हैं, सबको जो है वो मार के बदला लेते हैं। फिर जो है अब बुगरा खान जो कि बलबन के दूसरे बेटे होते हैं, अब तुगरील खान को मारने के बाद बलबन जो है वो बुगरा खान को गवर्नर बना देते हैं बंगाल का, with a stern warning by the Sultan that if ever he revolted against Delhi, he would meet a similar fate। और बुगरा खान जो कि बलबन के खुद के बेटे थे, उनको बलबन कहते हैं कि अगर तुमने दिल्ली के खिलाफ़ कभी कदम उठाया तो तुम्हारा भी वही हश्र किया जाएगा जो तुगरील खान का हुआ। प्रिंस जो है वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं और उनको इतना गलत लगता है अपने पिता की ये एक्टिविटी कि बाद में जब उनके पिता मर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि तुम राजा बन जाओ, तो बुगरा खान जो है वो मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे राजा नहीं बनना है। अब डिफेंस ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, जब बलबन सुल्तान बने तो उनके जो कज़न थे, चचेरे भाई थे शेर खान शुंकर, वो जो है उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर का चार्ज लिया। जैसा हमने पीछे भी पढ़ा, वहाँ पर जो है उन्होंने जो है मंगोल्स से बचाया। और जब 1270 में बलबन ने ही उनको मरवा दिया पॉइज़न करके, तो क्या हुआ कि क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद, जो कि बलबन के बड़े बेटे थे, तो उनको जो है बलबन ने क्या किया, मंगोल्स से लड़ने भेजा with general supervisory powers over the provinces of Lahore, Multan and Uch. बलबन created a second line of defense under the command of his second son बुगरा खान, और बलबन ने अपने एक second line of defense भी create किया अपने दूसरे बेटे बुगरा खान के अंदर। Latter was given the charge of the इक्ताज of सुनम, सुमाना एंड दिपलपुर, और बुगरा खान को सुनम, सुमाना और दिपलपुर का इक्ता सौंप दिया गया। He held under his control a chain of forts at all strategic places, और बलबन ने अपने अंदर जो है बहुत सारे इम्पॉर्टेंट किले जो हैं उसको अपने अंडर रखा और उसमें जो है बहुत सारे लोगों को भर करके कभी भी नीड पड़ जाए। बलबन हिमसेल्फ स्टेड इन द कैपिटल एज फार एज पॉसिबल, बलबन खुद जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में ही रह रहे थे और पर्सनली जो है वो डिफेंस अरेंजमेंट को देख रहे थे मंगोल्स के खिलाफ। Special force of 3000 well-equipped cavalry was kept in reserve exclusively to reinforce the border contingent at the moment's notice, और 30,000 लोगों का एक स्पेशल फोर्स उन्होंने तैयार किया
ऑन द होल बलबन्स पॉलिसी टू चेकमेट मंगोल मिनास वॉज डिफेंसिव इन नेचर। बलबन का ऐसा कुछ नहीं था कि उनको मंगोल्स पर अटैक करना है, उनका था कि हमें दिल्ली को बचाना है, हमें अपने राज्य को बचाना है। उन्होंने ऐसा कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया कि वो नॉर्थ वेस्टर्न को जो है वो मंगोल से बचाएंगे। वो बस मंगोल से जो है मंगोल्स को हटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं, वो बस मंगोल से बचाना चाहते थे। लाहौर, मुल्तान और उच्च को जो है कंट्रोल में रखा गया रॉयल आर्मी के, और इसमें जो है वो बहुत सारे पैसे और लोग जो है इन्वेस्ट किए गए। और 1285 में मंगोल लीडर जो है तिमूर खान अफ़गानिस्तान के, उन्होंने एक मेजर अटैक किया पंजाब में। प्रिंस मोहम्मद जो है वो उनके साथ बोल्ड फाइट किया प्रिंस मोहम्मद ने, लेकिन बोल्ड फाइट में क्या हुआ, प्रिंस मोहम्मद की डेथ हो गई और फिर लाहौर और दीपलपुर जो है उसको जो है मंगोल्स ने प्लंडर कर लिया, लूट लिया। प्रोविंसेस जो मुल्तान और उच्च की थी वो अभी भी प्रोटेक्ट की गई थी मंगोल फ्यूरी से, और रॉयल ट्रुप्स जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, एंड अंडर द कमांड ऑफ काय खुसरो। तो काय खुसरो के कमांड में, जो कि प्रिंस मोहम्मद के जो हैं छोटे बेटे थे, तो वो जो है वो मुल्तान और उच्च को बचा रहे थे, बट प्रिंस मोहम्मद जो है वो मारे गए। Balban could not survive the shock of untimely death of the crown prince and died a broken-hearted man about the middle of 1287। और बलबन इस दुख से कभी उभर नहीं पाए कि उनके जो बेटे हैं, जो नेक्स्ट सुल्तान बनने वाले थे, उनकी डेथ हो गई। ही वॉज इन द 18th ईयर ऑफ एट दिस टाइम, और वो जब है वो एज अ सुल्तान उनका 18वां साल था जब उनका डेथ हुआ। अब जो है वो बलबन के एस्टिमेट के बारे में हम लोग कर सकते हैं। आई थिंक इट्स वेरी स्मॉल, तो वी विल बी कंप्लीटिंग दिस इन दिस वीडियो ओनली। तो बहुत ही छोटा सा पार्ट है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, वी विल कंप्लीट इट। Balban was one of the greatest sultans of Delhi, a great warrior, administrator and statesman. He established an absolute monarchy and consolidated the Turkish rule in northern India. He did not resort to fresh conquest but kept a firm hold over the territorial heritage of his illustrious master Iltutmish. Together, they laid the foundation of Turkish rule in Delhi so deep that soon afterward, under the reign of Alauddin Khilji, it was transformed into imperial government of India and held its sway directly or indirectly over the whole of the subcontinent and lasted 5 centuries. Balban protected the Sultanate from internal disorder and external dangers from the Mongol. He restored perfect law and order within his dominance and crushed subordinate officials and antisocial elements with iron hand. He not only propounded the theory of divine rights of kingship, but also possessed a high sense of sovereign duty. He was extremely conscientious and hard-working man. He administered even-handed justice to public and showed no mercy even to his kith and kin if found guilty. His punishment was rather excessive and cruel, which struck terror in the heart of the people. A strong disciplinarian, Balban demanded abject submission and loyalty from the nobility and brooked no laxity in the administration affairs on the part of government affairs. He was great patron of learning. तो ये वाला पार्ट हम बाद में पढ़ते हैं, ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग, पहले इतना। तो बलबन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे दिल्ली के, और वो एक वॉरियर, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टेटमैन थे। जो टर्किश रूल कभी इल्तुतमिश यानी कि बलबन के मास्टर ने स्टैब्लिश किया था इलस्ट्रियसली, उसको बलबन ने बढ़ाया, कंसोलिडेट किया, और बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी आएंगे तो वो इसी टर्किश रूल को एक एम्पायर बना लेंगे, एक साम्राज्य तैयार कर लेंगे टर्किश रूल का, जो आगे भी 500 साल तक चलेगा। बलबन ने जो है बाहरी और अंदरूनी दोनों प्रॉब्लम से टर्किश रूल को बचाया इंडिया में, मंगोल्स से बचाया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, और अगर उनके खुद के लोग भी गलत करते हुए पाए गए तो बलबन ने जो है एकदम हार्ड हैंड के साथ, एकदम आयरन हैंड के साथ जस्टिस दिया। अपने लोगों को उसके साथ भी बहुत ही क्रूएल्टी से पनिश किया कि लोग एकदम डर जाएं बगावत करने से, ऐसा किया। वो एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनेरियन थे, और वो जो है हर किसी से डिसिप्लिन चाहते थे, और चाहते थे कि जिसको जो ड्यूटी मिली है वो एकदम सही से करे। बलबन जो है वो एक पैटर्न थे लर्निंग के, ये दूसरा साइड है। ही वॉज अ पैटर्न ऑफ लर्निंग, अ गैलेक्सी ऑफ स्कॉलर्स, सेंट्स एंड पोएट्स,
including Amir Khusro, the parrot of India, adorned his court. He presented an ideal moral character and exhorted his children and nobles to do likewise. He was devoted to the faith and spent his leisure in the company of the saints and scholars and extended liberal patronage to them. He was very respectful towards the ulema, though he did not permit them to interfere in the state affairs. By granting asylum and huge privy purses to the Central Asian fugitive princes, Balban won their goodwill and made himself famous in the far off lands. As a consequence, brilliant scholar, military general, and administrator from the Muslim courtiers countries flocked into his court for service and settlement in India. तो क्या कहा जा रहा है कि बलबन का एक दूसरा साइड भी था, वो पैटर्न थे लर्निंग के, और बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स, पढ़े लिखे लोग, विद्वान जो है वो उनके कोर्ट को सजाते थे. इसमें से एक अमीर खुसरो भी थे जिनको तोताए हिंद भी कहा जाता है. इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने इनके बारे में पढ़ा भी है. बलबन ने एक मॉडल कैरेक्टर को बड़ा स्ट्रॉन्ग अपना बनाया और अपने बच्चों और अपने नोबल्स से भी कहते थे कि वैसा ही कैरेक्टर बनाए. वो अपने फेथ को डिवोटेड थे और अपना जो खाली समय बचता था वो स्कॉलर्स के साथ बिताया करते थे ताकि उनसे वो भी जान पाएँ अपने फेथ के बारे में. और वो उलेमा की इज़्ज़त करते थे, बट इज़्ज़त करने के साथ साथ वो उलेमा को अपने पर्सनल स्टेट अफेयर में इंटरफेयर नहीं करने देते थे. सेंट्रल एशिया के जो प्रिंसेस हुआ करते थे उनको जो है वो बहुत सारा जो है ना प्रिवी पर्सेस, बहुत सारा चीज़ें भेजा करते थे, बीच बीच में नजराना पेश किया करते थे, जिस वजह से जो है वो फार ऑफ लैंड तक बलबन जो है वो फेमस हो गए. और इस वजह से बहुत सारे ब्रिलियंट स्कॉलर, मिलिट्री जनरल जो है वो, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो मुस्लिम कंट्री से बलबन को देखने आया करते थे, बलबन के कोर्ट में काम करना पसंद करते थे. अब बलबन के सक्सेसर के बारे में एक छोटा सा पार्ट है, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में खिलजी इंपीरियलिज्म या खलजी इंपीरियलिज्म जो भी कह लें वो पढ़ेंगे. बलबन सीमेंटेड द फाउंडेशन ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली, albeit he was not destined to perpetuate his ruling dynasty on the throne of Delhi. The premature death of the crown prince Muhammad sounded its death knell during the very lifetime of Balban. His second son Bughra Khan was content with his rule over Bengal. He did not oblige his dying father by accepting his nomination to the throne. Balban was therefore constrained to nominate Kai Khusro, the promising son of Prince Muhammad, to succeed him to the throne, and died 3 days later. The Turkish noble led by Fakhruddin, the aged Kotwal of Delhi, did not honor their master's will and placed Kaikubad, the 17-year-old son of Bughra Khan, on the throne. तो यहाँ पर क्या हुआ ज़रा देखें. तो बलबन जो है उनके सक्सेसर्स के बारे में देखते हैं. तो उन्होंने भले ही दिल्ली सल्तनत को सीमेंट किया लेकिन कोई प्रॉपर सक्सेशन वाला चीज़ नहीं हो पाया. बलबन के जो क्राउन प्रिंस बलबन ने बनाया अपने बड़े बेटे मोहम्मद खान को, वो जो है वो मंगोल से लड़ते लड़ते मारे गए. और फिर बलबन ने जो है अपने छोटे बेटे बुगरा खान को जब कहा कि आप राजा बन जाओ, आप सुल्तान बनो, तो बुगरा खान ने मना कर दिया, क्योंकि वो तुगरील खान के साथ जो भी बलबन ने किया था उससे वो बहुत डिस्टर्ब थे और वो ये सारी चीज़ें इनसे दूर रखना चाहते थे सल्तनत से खुद को. और वो कहे कि नहीं, मैं बंगाल से ही खुश हूँ. ऐसी परिस्थितियों में बलबन ने जो है प्रिंस मोहम्मद यानी कि अपने बड़े बेटे के जो बेटे हैं काय खुसरो, जिसने मंगोल्स के ख़िलाफ़ जो है वो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिया था, उनको जो है वो उन्होंने कहा कि ये दूसरे सुल्तान होंगे मेरे बाद. और उसके 3 दिन के बाद बलबन की जो है मृत्यु हो गई. तो फ़खरुद्दीन जो हैं, जो कि कोतवाल थे, टर्किश नोबल्स को लीड करते हुए, इन्होंने जो है अपने मास्टर का विल, मतलब बलबन की जो इच्छा थी वो नहीं मानते हुए कैकूबाद को, जो कि 17 साल के यंग लीडर थे, बुगरा खान के बेटे थे कैकूबाद, तो मोहम्मद के बेटे को नहीं बना करके बुगरा खान के बेटे को राजा बना दिया. काय खुसरो वॉज सेंट आउट ऑफ द कैपिटल एज गवर्नर ऑफ मुल्तान, और काय खुसरो को जो है मुल्तान और उच्च का गवर्नर ही बना रहने दिया, उनको कैपिटल से निकाल दिया गया. इट लेड टू शार्प डिवीजन अमंग द नोबल्स विच प्रूव्ड डिजास्टरस for the ruling family of Balban. Kaikubad indulged in sensual pleasures and power of the state was usurped by Nizamuddin, a son-in-law of Fakhruddin. Nizamuddin started evil game of liquidating his rivals. By his orders, Kai Khusro, the rival claimant to the throne, was secretly put to death. Nizamuddin was in turn poisoned to death by Kaikubad.
on a confidential advice received from his father Bughra Khan. About this time, Kekubad, to his misfortune, suffered from a stroke of paralysis and was incapacitated when he was hardly 20. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही कैकुबाद जो है वो थ्रोन पर आए तो क्या हो गया कि इसी समय पर क्या होने लगा कि आई एम सो सॉरी, तो फ़खरुद्दीन ने जो है वो कैकुबाद को वो थ्रोन पर ले आए। कैकुबाद कौन है? बुगरा खान के बेटे हैं। और जैसे कैकुबाद थ्रोन पर आए तो एक शार्प डिवीज़न हो गया रूलिंग फैमिली पे। कुछ लोग चाहते थे कैकुबाद रहें और कुछ लोग चाहते थे कि काय खुसरो, जिनको बलबन ने नॉमिनेट किया है, वो रहें। और इसी सब के बीच में जो है फ़खरुद्दीन, जिन्होंने कैकुबाद को नॉमिनेट किया था, तो फ़खरुद्दीन के जो सन इन लॉ थे, जमाई थे, निज़ामुद्दीन दामाद, तो निज़ामुद्दीन जो है उन्होंने पावर ले लिया और वो अपने राइवल्स को मारने लगे। क्योंकि कैकुबाद को हराना इतना आसान क्यों हुआ? क्योंकि कैकुबाद जो है वो इम्परर मटेरियल नहीं थे, वो सेंसुअल प्लेजर में वो अपने आप को इन्वॉल्व करके रखा उन्होंने। निज़ामुद्दीन ने इसके बाद अब एक एक करके अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया और उसने सबसे पहले काय खुसरो को मारा, जो कि कैकुबाद से कई गुना ज़्यादा जो है वो मतलब जो है एफिशिएंट माने गए। निज़ामुद्दीन को जो है जब ये सारी बातें कैकुबाद को पता चली तो बुगरा खान, जो कि उनके पिता थे कैकुबाद के, उनके कहने पर कैकुबाद ने जो है निज़ामुद्दीन को मार दिया। About this time, Kekubad, to his misfortune, suffered from a stroke of paralysis and was incapacitated when he was hardly 20. और इसी समय कैकुबाद को जो है पैरालिसिस हो गई, लकवा मार देना, तो वैसा हो गया। और फिर जो है इट सिग्नल द आउटब्रेक ऑफ नियर एनार्की, और अब कोई राजा ही नहीं बचा है ना। निज़ामुद्दीन भी मर गए, काय को भी मार दिया गया, काय खुसरो को, और कैकुबाद खुद भी पैरालिसिस के शिकार हो गए। तो इस वजह से क्या हो गया? अराजकता फैल गई स्टेट में। राइवल फैक्शंस ऑफ नोबेल जो हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दो अलग अलग ग्रुप के नोबेल, एक जो चाहते थे कि काय खुसरो बने, एक जो चाहते थे कि कैकुबाद बने। और इन्हीं हालातों में क्या हुआ, 1290 में जलालुद्दीन खलजी, जो कि समाना के नोवेल थे, गवर्नर थे, जो कि एक फैक्शन के लीडर हुआ करते थे, उन्होंने दिल्ली को जो है मिलिट्री कूप से जो है ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब मिलिट्री पावर से अपने लोगों को, वो गवर्नर ही थे तो इनके अंदर लोग थे, तो उन सारे लोगों की मदद से एक फैक्शन के हेड हुआ करते थे, तो इन्होंने जो है क्या किया कि दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया। कैकुबाद को जो है वो मार दिया गया और खलजी सोल्जर जो हैं उन्होंने क्या कर दिया, थ्रोन इनटू जमुना, वॉज किक्ड टू डेथ बाय अ खलजी सोल्जर एंड वॉज थ्रोन इनटू जमुना वाइल हिज इन्फेंट सन कैमूश डाइड इन कन्फाइनमेंट इन मार्च 1290। तो कैकुबाद को मार दिया गया और एक खलजी सोल्जर से, जलालुद्दीन खलजी के किसी सोल्जर ने कैकुबाद को मार के यमुना में फेंक दिया, जबकि कैकुबाद के जो छोटे बेटे थे जिनका नाम कैमर्श था, कैमर्श को जो है वो कन्फाइनमेंट में बंद कर दिया गया और वहीं पर जो है कैमर्श जो है वो मर गए 1290 में। और इसी के साथ जो है बलबन की डायनेस्टी ख़त्म हुई। 3 ईयर, बलबन के मरने के 3 साल के अंदर उनकी जो है पूरी डायनेस्टी ख़त्म हो गई। और इसके साथ साथ बलबन की डायनेस्टी नहीं ख़त्म हुई, बल्कि गुलाम वंश भी ख़त्म हो गया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। और शुरू हो गया एक नया वंश जिसको कहा जाता है खलजी डायनेस्टी या फिर खलजी वंश। खलजी डायनेस्टी के बारे में वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास। सॉरी, वीडियो हैज़ बीन अ बिट लॉन्ग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।